हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद टैलेंट एकेडमी। आज ओम सर लेकर के आए नया वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और हमारे डेली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड फिनोमेना हम लोग आसपास अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं हर एक फिनोमेना जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं किसी ना किसी तरह से किसी ना कोई कड़ी है उसका जो इससे जुड़ा हुआ होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9 सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के ही सिलेबस में है और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है। हम लोग पढ़ेंगे जब कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा तो हम लोग पढ़े होंगे कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कैसे करता है? ये किसी दो बॉडी के बीच में वर्क करता है जिस दो बॉडी के पास क्या हो, अपना खुद का मास हो। वो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। कुछ फोर्स से दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, हम लोग जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग उसमें देखेंगे कि जब भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है तो वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरीके का फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशन के केस में क्या है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये सिर्फ क्या करेगा, दो बॉडी सिर्फ जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बॉडी के पास क्या होना चाहिए, मास। हर वो बॉडी जिसके पास अपना खुद का मास है वो क्या कर रहा होगा, वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक स्टाइलस है। ये स्टाइलस और ये जो रिमोट है ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, क्योंकि दोनों के पास मास है। लेकिन दोनों का मास निग्लिजिबली इतना कम है कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मास कम होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके इनर्शिया को चेंज नहीं कर पा रहा। इनर्शिया को चेंज नहीं कर पाएगा तो ये किसमें रहेगा, ये अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन का कहानी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या बताएं हम, ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को अपने तरफ खींचकर। ये जो फोर्स है वो कैसे रहेगा, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, बॉडी ए, और ये बॉडी है बॉडी बी। ये दोनों के पास मास है। इसके पास मास m1 है, इसके पास मास m2 है। दोनों ही बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो वो कहां पर लगेगा, वो उसमें लगेगा। ये जो लाइन दोनों बॉडीज को ज्वाइन कर रहा है अलोंग दैट लाइन लगेगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर वर्क करेगा, ये वर्क करेगा लाइन अलोंग द बोथ बॉडीज। दोनों बॉडी के बीच में जो ये लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसके अलॉन्ग ये फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक और खास बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को वर्क करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। इन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी मीडियम रहे, चाहे वो पानी रहे, वैक्यूम रहे, एयर रहे या कोई और मीडियम रहे, फिर भी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वर्क करेगा ही, है ना। हम लोग देखते हैं स्पेस में भी ग्रेविटी है, अर्थ पे भी ग्रेविटी है, पानी के अंदर भी ग्रेविटी है, हर जगह ग्रेविटी। इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ग्रेविटी को वर्क करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला हम लोगों को मिलता है कहां से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कौन दिए होंगे फॉर्मूला, ग्रेविटेशन के फादर कौन है, न्यूटन। तो ये फॉर्मूला भी उनके वजह से ही मिला हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है, क्या स्टेट करता है, देखते हैं हम लोग कि जैसे कि ये दो बॉडी है, पहले भी हम बताए थे, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है बी। ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग क्या कहता है कि इन दोनों के बीच लग रहा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों का जो मास है उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो बॉडीज के मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पहला पॉइंट। ठीक है, द फोर्स इंक्रीजेस विद द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, हेवियर ऑब्जेक्ट एग्जर्ट स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
देखो जैसे दो बड़ा बॉडी है, जैसे अर्थ और सन, दोनों बहुत हेवनली बॉडी है, दोनों का मासेस बहुत ज्यादा, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक ये दोनों छोटा छोटा बॉडी, ये चश्मा और ये स्टाइलस, दोनों क्या छोटा छोटा सा बॉडी, दोनों का मास कम, दोनों के मास का प्रोडक्ट भी कम, इस वजह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल पुल रखा वो भी बहुत कम है, इतना कम है कि हम लोग उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते, लेकिन है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या है कि अगर r बढ़ेगा तो f घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। कैसे घटेगा, स्क्वायर टाइम घटेगा, मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स जो है वो इस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। और हम लोगों को पता ही है प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। यहां पर वो कांस्टेंट होता है g, यहां पर वो कांस्टेंट क्या होता है g, कैपिटल G, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका अपना कहानी है, देखते हैं हम लोग ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। सबसे पहले तो इसके नाम में क्या यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल का मतलब ये जो कांस्टेंट ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है, इसका वैल्यू यूनिवर्स में किसी भी स्पेस किसी भी जगह पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इस g का वैल्यू कैसे निकलता है, वैसे तो इस g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू निकलता है कैसे, और साथ ही साथ उसका यूनिट कैसे निकलता है। तो देखो ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर निकालते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है कि हम लोग क्या पता है, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। तो हम लोग कोई दो ऐसा बॉडी ले लेंगे जिस दोनों ही बॉडी का मास क्या हो, दोनों ही बॉडी, ये A है ये B है, दोनों ही बॉडी का मास कितना 1 kg हो, क्या हो 1 kg, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो 1 मीटर हो। ठीक है, तो यानी कि m1 का वैल्यू कितना है 1, m2 का वैल्यू भी कितना है 1 और r का वैल्यू भी कितना है 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, G 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू 1, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बराबर हो जाता है। तो इस केस में अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर दे तो वहां से हम लोग क्या मिल जाएगा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इसी मेथड को, ये तो हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जितने सिंपल मेथड में हो सकता था उतने सिंपल तरीके से हम प्रोसेस को बताया कि इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कैसे, इसमें और भी बहुत सारा चीज होता है। ठीक है, इस g का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग को समझ में आ गया। अब इस g का यूनिट ये कैसे आया वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस g का यूनिट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है वो तरीका कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है r स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। अगर इस r को उधर भेजेंगे, r क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और ये मीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। ये दोनों ही मासेस है तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिला जी का यूनिट, क्या है जी का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यूनिट निकालने सीख गए, हम लोग को वैल्यू मिल गया जी का। अब हम लोग देखते हैं इस जी का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी किसी दो बॉडी के बीच में हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर m1 क्या है दो बॉडी, उसमें से जो पहला बॉडी है उसका मास, m2 क्या है दूसरा बॉडी का मास, और r क्या है दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। चाहे वो अब अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, या अर्थ और किसी स्टार के बीच में, या किसी और दो प्लैनेट के बीच में, तो हमेशा क्या फॉर्मूला लगेगा, इसी फॉर्मूला का यूज करें। यहाँ तक कि अगर अर्थ पे भी किसी दो बॉडी के बीच में, मान लो अर्थ है और अर्थ के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है हम लोग को, तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जब तक ग्रेविटेशन के बारे में थ्योरी नहीं आया था तब तक बहुत सारा ऐसा फिनोमेना हो रहा था, फिनोमेना था, अभी भी है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ग्रेविटेशन के डिस्कवरी के बाद, ग्रेविटेशन के थ्योरी आने के बाद, ग्रेविटेशन का लॉ आने के बाद बहुत सारा ऐसा फिनोमेना था जिसको एक्सप्लेन किया जा सका फिजिक्स में। ठीक है, जैसे कि जो प्लैनेटरी मोशन था, प्लैनेट्स के बीच का मोशन, तो प्लैनेट ऐसे ऑर्बिटल मोशन था, वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, ये सारा रीजन हम लोगों को कौन एक्सप्लेन कर पाया? ये ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग अपने आसपास डेली लाइफ में जो कुछ भी देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम डाउन टू डाउनवर्ड, कोई भी चीज़ जो नीचे की तरफ आ रहा था, या कुछ भी वाटरफॉल, मूवमेंट, नेचर में हर एक चीज़ जिस तरीके से काम कर रहा था, वो सब कुछ को हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प मिल गया ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्री फॉल की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फ्रीली फॉल करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से फ्रीली फॉल करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्री फॉल। जैसे कि अगर देखो ये मेरे हाथ में स्टाइलस है, इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये फ्रीली फॉल करेगा। अरे अच्छा, इसमें मैग्नेट है इसलिए ये फॉल नहीं कर रहा है, लेकिन बिना मैग्नेट वाले किसी बॉडी को ऐसे छोड़ेंगे तो क्या करेगा? फ्रीली फॉल करेगा। क्यों फ्री? ये फ्रीली फॉल कैसे कर रहा है? ये कर पा रहा है फ्रीली फॉल क्योंकि इसके पास कौन सा पुल है? इसको कौन पुल कर रहा है नीचे की तरफ? इसको पुल कर रहा है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये फ्रीली नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो जब भी किसी बॉडी को हम लोग ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है? वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। क्यों गिरना स्टार्ट करता है? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रहा है। और हम लोग को पता है जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े होंगे कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, यानी कि वो रेस्ट से किस में आएगा? मोशन में आएगा। और उसके मोशन में आने के बाद भी उस पर फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक बार इसमें फोर्स लगा फिर वो रुक गया। ठीक है, फोर्स लगने का मतलब क्या? ऐसे किसी ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट में था, ऐसे फोर्स लगा दिया, मूव करने लगा। अब जितना फोर्स लगा उस हिसाब से वो मूव करने लगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? उस पर कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है। तो जब किसी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगे तो वो क्या होता है? एक्सेलरेट हो जाता है। जब किसी बॉडी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूसली फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी क्या होगा? एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट होने से क्या होगा कि उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। यहाँ पर किसी भी बॉडी को अगर हम लोग छत से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छत से गिराए तो देखना उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता है। कंटिन्यूसली उसका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो भी कंटिन्यूसली। इस कारण से वो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, किसके वजह से? फोर्स के वजह से। कौन से फोर्स के वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। तो उसको हम, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस एक्सेलरेशन को हम लोग नाम देते हैं जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल। ठीक है, समझते हैं ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम पहले ही बताए, जब भी किसी बॉडी को ऐसे अर्थ सरफेस के पास ऐसे गिराते हैं तो वो क्या करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक उस फोर्स की वजह से उस पर क्या होता है? एक एक्सेलरेशन आता है, जिस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या नाम दिए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो कंटिन्यूसली उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होता है। ऐसा सुने होगा ना तुम लोग ऑब्जेक्ट कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके वो नीचे उसके दुगने तिगने तेजी से आ रहा है। और किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे एक स्टाइलस को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये नीचे एक हथियार की तरह जाके गिरेगा। ऐसा होता है ना, अगर एक नाइफ को हम 20 फीट ऊपर से फेंके तो हथियार जैसा गिरेगा। हो सकता है वो किसी चीज़ में छेद कर दे। किसी अगर प्लेट के ऊपर उसको गिराया 2-3-20 फीट, मतलब मान लो चलो 20 का एक बिल्डिंग है 20 माले का, वहां से किसी एक चाकू कैसे गिराए तो वो ऐसे बंदूक की गोली की तरह आएगा ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि हर मूव में, हर सेकंड वो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। हर सेकंड उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका स्पीड, जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उसका वेलोसिटी काफी हाई हो चुका होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, क्या बोलता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में कंपैरिजन। स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आ रहा है। और कैपिटल जी क्या है? यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, टाइम एंड स्पेस के साथ क्या होता है? इसका वैल्यू चेंज होता है। अर्थ में ही हर जगह जी का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं होगा। और अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट का मास अलग अलग है। लेकिन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू हर जगह सेम होगा। ठीक है,
अब बहुत बार ये भी पूछता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा? जैसे हम लोग क्या पता है, कोई भी जो बॉडी है, मान लेते हैं ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है, ये क्या है? अर्थ है, ठीक है। इसका मास क्या है? इसका मास मान लेते हैं m, इसका रेडियस मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका मास क्या है? m है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा कंपैरेटिवली, ऐसे r डैश मान लेते हैं, और यहाँ से अर्थ के रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम लोग क्या पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, किससे? ये r डैश से। तो r डैश यहाँ पर लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इस बेसिस पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला मिलता है? F इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और एक और, अगर हम लोग वेट के हिसाब से, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ से कितना लग रहा होगा, इसके लिए एक और फॉर्मूला होगा हम लोग के पास, क्या? F इज इक्वल टू एम ए। हम लोग एक और पढ़े फॉर्मूला, क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर अपने मास के साथ साथ कुछ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लोग A को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे? G के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला? F इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिला हम लोग को? F इज इक्वल टू एम जी। अगर दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर दोनों को मिला करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? रिलेशन मिलेगा किसके बीच में? कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो हम लोग क्या क्या निकाल चुके थे? F इज इक्वल टू जी इंटू एम इंटू मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला क्या निकाल चुके थे? F इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इंटू जी। जी यहाँ पर क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब दोनों ही इक्वेशन को हम लोग, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम इंटू मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मास और ये मास कट गया, तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या मिला हम लोग को? कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यही रिलेशन है किसके किसके बीच में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में। यहाँ से हम लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ जी। हम लोग क्या पता है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, ठीक है। और जी का वैल्यू कितना होता है? जी का वैल्यू होता है 6.7 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अगर ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दे तो जी का एग्जैक्ट वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो चलो पुट कर देते हैं। जी इज इक्वल टू क्या होगा? 6.7 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10 का पावर 6, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा? 6 7 जा 42, तो 2 लिख दिए, ठीक है। 6 या 36, 36 4 40.20, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 40.2 इंटू 10 का -11 और +23, -11 +20। देखो एक्सपोनेंट क्या होता है? दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 24 -11 करेंगे, कितना बचेगा हम लोग के पास? 30 इंटू 10 का पावर 13 डिवाइडेड बाय 6.4, 64 का हम लोग ऐसे स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? 40.96, ठीक है, इंटू 6 का पावर इंटू 2 तो 12 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या यूनिट है? kg, और उसका क्या था यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कट गया, kg 1 kg कट गया, सिर्फ 1 kg बचा है वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 10 का पावर 12 और 10 का पावर 13 काटेंगे, क्या बचेगा? 10 का पावर 1, ठीक है। इसको इससे काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? 0.981, ठीक है। अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो जी का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को क्या मिला? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
आई होप कि हम लोग समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब अलग अलग प्लैनेट्स पर इसका वैल्यू अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग प्लैनेट पर जाएंगे तो वहाँ पर अर्थ के मास की जगह उस प्लैनेट का मास लेना पड़ेगा, अर्थ के रेडियस की जगह उस प्लैनेट का रेडियस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, वैरी करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ और भी है, जैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस किस चीज़ के वजह से अफेक्ट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या क्या चीज़ अफेक्ट करता है। हम लोग क्या फाइंड कर चुके थे कि जी का वैल्यू कितना मिला था हम लोग को, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन ये जी का जो वैल्यू ये अर्थ के लिए है। ठीक है, स्पेशली ये किसके लिए है, अर्थ के लिए है। लेकिन अर्थ पर भी इसका वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ये सरफेस है। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस जी का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। इस जी का वैल्यू कम होता है। क्यों कम होते जाएगा वैल्यू? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था वो बढ़ते जाएगा, आर स्क्वायर बढ़ेगा। हम क्या बताए थे पहले, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये आर जितना ज़्यादा बढ़ेगा जी का वैल्यू उतना ही कम होगा। सिमिलरली लेकिन अगर सरफेस के नीचे भी अगर हम जाते हैं, अगर कोर की तरफ भी बढ़ते हैं तो भी जी का वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्ट इधर की तरफ जैसे से बढ़ेंगे तो भी जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, अगर हाइट पर जा रहा है तो भी जी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जी का वैल्यू धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। सिमिलरली वैसे ही अगर सरफेस के नीचे भी जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, सरफेस के नीचे भी। सरफेस के नीचे कहने का मतलब क्या कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से गड्ढा करके नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ, उसके सेंटर की तरफ, तो भी जी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सेंटर पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो गया है, क्योंकि जो आर था हम लोग का वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखो यहाँ पर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन लैटिट्यूड मतलब समझते हैं हम लोग, ये जो मैप हम लोग का यहाँ पर ऐसे करके कुछ लाइंस बना रहता है। ठीक है, अगर यहाँ देखोगे तो ये बीच का लाइन क्या होता है, इक्वेटर होता है। क्या होता है, बीच का लाइन इक्वेटर होता है। और ये वाला जो लाइन्स होता है ये क्या होता है, पोल्स, पोल्स के लिए होता है। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जी का जो वैल्यू है ये सबसे कम कहाँ पर होगा, सबसे कम होता है इक्वेटर पर, अराउंड 9.8 होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो हमारा अर्थ का सरफेस कुछ इस तरीके का है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस क्या है उसका, थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अगर देखोगे ज्योग्राफिकली तो हमारा अर्थ का शेप क्या है, इस तरीके का अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिस वजह से थोड़ा ऐसा, थोड़ा इससे ज़्यादा होता है। तो इक्वेटर पे क्या होता है, डिस्टेंस रेडियस का ज़्यादा है। ठीक है, और पोल्स पर कम है। इस कारण से पोल पर जी का वैल्यू क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि इक्वेटर पर उसका वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो जी का वैल्यू है ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे इन जनरल हम लोग 9.8 मानते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में कह रहा है कि आपको जी का वैल्यू 10 लेना है तभी हम लोग 10 लेते हैं। या फिर स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि पोल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, या जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या देखना है हम लोग को, मोशन अंडर ग्रेविटी। जी हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग फ्री फॉल स्टार्ट कर चुके हैं। अब ग्रेविटी के अंदर मोशन कैसा होता है हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, एग्जांपल के लिए समझते हैं कि ये एक बॉडी है, या मान लो ये तुम हो, ये कोई लड़का है जिसका नाम है ठीक है, नाम काफ़ी अच्छा है, @ लगा देते हैं नाम के आगे। ठीक है, ये है एटीट्यूड बॉय 07। मान लो ये छलांग लगा देता है छत से, मान लो ये छलांग लगा रहा है कहाँ से, छत से। ये है एक बिल्डिंग, ठीक है, 3 फ्लोर का, ज़्यादा फ्लोर का नहीं बनाते। ये यहाँ से लगा रहा है नीचे की तरफ छलांग। ठीक है, तो ये जब छलांग लगाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, ये कुछ मोशन होगा इसके साथ, ये क्या होगा, ये मोशन में आएगा। और किसके इन्फ्लुएंस पे, इसका जो मोशन है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा। अब इसका मोशन कैसा होगा, ये सोचो तुम कि इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा इसका, एक्सेलरेटेड मोशन। अब वो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना हम लोग मान चलते हैं 9.8। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो भी वेलोसिटी, यहाँ से मान लो ये 0 वेलोसिटी था, कूदा, हर सेकेंड क्या है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड
से बढ़ता जाएगा। हर समय इसका वेलोसिटी कितना से बढ़ेगा। मान लो इसको यहाँ से यहाँ तक आके गिरने में 5 सेकंड लगता है, तो इसका वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा। शुरू मान लो ये पहला सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 था, पहला सेकंड इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरा सेकंड इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका डबल कितना हो जाएगा 2 × 9.8 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी हो जाएगा 5 × 9.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना ज्यादा बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा, उसका मोमेंटम बढ़ेगा। मोमेंटम बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंजरीज आएगा, है ना। मोमेंटम हम लोग पढ़े ना, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना ये ऐसे जाके कूद के धड़ाम से गिरेगा उसके साथ क्या होगा, इंजरी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है क्या, जब कोई बॉडी ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में आकर के मोशन में रहता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग समझ गया किस तरीके से वेलोसिटी इंक्रीज करता है ग्रेविटी के अंदर। जब कोई मोशन हो रहा है, जब कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके में किस तरीके से उसके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब कुछ फार्मूलाज होता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला जैसे क्या, v = u + gt। हम लोग पढ़ेंगे मोशन में फार्मूला क्या होता है, v = u + at। यहाँ पर a की जगह क्या है, g। ठीक है, दूसरा फार्मूला यहाँ पर देखो, कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ से ऊपर के फ्री फॉल के केस में जो फार्मूला होता है वो कैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पर a की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, g यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, ये हम लोग का डिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग s की जगह क्या यूज करते हैं, h यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम लोग क्या है, v = u + gt। दूसरा फार्मूला क्या होगा, s होता है ना, तो हम लोग s की जगह यहाँ पर क्या यूज करेंगे, h यानी कि हाइट। यहाँ पर क्या यूज करें हम लोग, h यानी कि हाइट। h = ut + ½ gt²। क्या, ut + ½ gt²। तीसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, s = v² - u² / 2gh। ये तीन फार्मूला के बेसिस पर हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग कहते हैं ज्ञान की बात। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंटली समझना। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, जैसे क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो क्या लेंगे हम लोग, वो लेंगे हम लोग पॉजिटिव। वो क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उस समय उसका जी का वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। उस समय हमारे उसके जी के वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो उस समय याद रखना है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉप कर, जैसे इसको यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, 0। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया जा रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, 0 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, ये अंडरस्टूड करना पड़ता है, इसलिए ये क्या ज्ञान की बात। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है उसका यूनिवर्सल ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकंड। उसका ग्रेविटेशनल वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव में लेंगे। इसके विपरीत जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे नीचे से ऊपर फेंक रहा है, उस केस में क्या होगा, जी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, -9.8 या -10 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, उस केस में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 होता है। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, उसके बाद ही वो नीचे आना शुरू करता है। तो इसीलिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे हम लोग तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस भी लेवल से हम लोग फेंके वर्टिकली ऊपर की तरफ, तो जितना भी डिस्टेंस वो रीच करे वहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगेगा। किसी ऑब्जेक्ट को मान लो हम x मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। जब वो नीचे आएगा ना तो उस समय फिर जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उसका वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड ही होगा। क्या होगा, x मीटर पर सेकंड। मतलब जितने वेलोसिटी से हम उसको थ्रो किए थे वो ऊपर गया, नीचे आएगा आएगा आएगा, जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस समय उसका वेलोसिटी उतना ही हो जाएगा जितना से उसको फेंका गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मास एंड वेट। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग मास और वेट में कंफ्यूज रहते हैं। मास अलग चीज है, ठीक है, और वेट अलग चीज है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में कि मास क्या, इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास, इनर्शिया इज मेजर ऑफ
मास। इनर्शिया क्या बताता है? इनर्शिया किसी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझते हैं मास क्या। मास बेसिकली क्या? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसका जो क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका मास, ठीक है। किसी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेंट है, जो मैटर कंटेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी। क्या होता है मास का ऐसा यूनिट? केजी। और ये मास वेरिएबल नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये टाइम और स्पेस से फ्री है, ठीक है। किसकी भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ ये मास क्या रहेगा? सेम। लेकिन इसके जगह ये क्या? वेट क्या है? वेट बताता है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वेट क्या बताता है? वेट बताता है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वेट को किसे मेजर करते हैं? न्यूटन में। तो हम लोग जो ये वेइंग मशीन से वेट कराते हैं वो क्या करता है? वो इस ये जो जी का वैल्यू है, ये जो फोर्स है उसको कम करके बताता है। ये क्या करता है? समझाते हैं वो कैसे होता है। देखो ये जो वेट है क्या है? वेट बता रहा है हम लोग को कि अर्थ हम लोग को कितने फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हो जा रहा है हमारा वेट, ठीक है। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। जैसे फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg न्यूटन में, जहाँ पर मास को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब वेइंग मशीन में हम लोग वेट करते हैं तो वेइंग मशीन क्या करता है कि हमारा जो भी वेट आ रहा होता है वो तो फोर्स को कैलकुलेट कर पा रहा है कि कितना फोर्स अर्थ हमारे ऊपर लगा रहा है। उस वेट में से इस जी के वैल्यू को, उस वेट को इस जी के वैल्यू से डिवाइड कर देता है। ऐसा उसमें ऐसा सिस्टम सेट किया रहता है उस वेइंग मशीन में कि जो भी हम लोग का वेट आ रहा है वो हम लोग को उसको जी से डिवाइड करके दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको मेजर करते हैं किसमें? केजी में। लेकिन हम लोग बोलते क्या है? वो हम लोग का आदत हो गया कि हम लोग उसको बोलते क्या? वेट। क्योंकि वेइंग मशीन है तो हम लोग कहते हैं कि वेट है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या बताता है? हमारा मास। इसलिए उसको हम लोग केजी में मेजर करते हैं। और वेट को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में, ठीक है। वेट जो है वो क्या करेगा? वो लोकेशन के साथ चेंज हो जाएगा। अर्थ पर भी वैरी कर सकता है क्योंकि अर्थ पर भी जी का वैल्यू सेम नहीं है। अर्थ के अलावा कहीं और चले गए तो वहां तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेट ऑन द मून। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि हर जगह वेट हम लोग का सेम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हर जगह जी का वैल्यू सेम नहीं है। अब जी का वैल्यू ही सेम नहीं है तो क्या होगा? हम लोग का वेट भी सेम नहीं है, क्योंकि वेट कहाँ से निकल रहा है? एम जी से ही तो निकल रहा है। वेट क्या है? एम जी, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोगों को क्या पता है कि किसी भी इंसान का वेट अर्थ पर जितना है उसके 1/6 टाइम्स होगा क्या? उसका वेट मून पर। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून कितना होगा? वेट ऑन मून होगा 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन अर्थ। क्यों? क्योंकि मून का जो जी है वो क्या है? अर्थ के जी से 1/6 टाइम कम है। जैसे अर्थ पर जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वैसे मून पर जी का वैल्यू कितना है? 1.67 इंटू 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। आपकी यहाँ तक समझ आया होगा ये कैसा है? इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से। फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है? F इजिकल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर का। ये सारा फार्मूला याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि किसी बॉडी जिसका वेट मून पर 60 kg, अर्थ पर 60 kg बता रहा है, उसका वेट मून पर कितना बताएगा? 10 kg बताएगा, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट जिसका वेट अर्थ पर कितना बता रहा है, मान के चलते हम लोग कि अर्थ पे हम लोग उसका वेट 60 न्यूटन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मून पर जाकर के उसका सेम वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मून पर किसी बॉडी का वेट अर्थ के वेट से 1/6 टाइम हो जाता है। हाँ, अब इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे। थ्रस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उसको फोर्स के नाम से जानते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है फोर्स का। किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या ऐसे पुल करें तो वो फोर्स कहलाता है। अब अगर इसी पुश या पुल को किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली लगा दें हम लोग, इसी फोर्स को हम लोग क्या करें? किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगा, या इसी पुल को हम लोग किसी सरफेस के परपेंडिकुलर करें, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है थ्रस्ट। ये क्या कहलाता है? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, ठीक है।
कोई थ्रस्ट क्या है? ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, थ्रस्ट क्या होता है? किसी सरफेस पर काम कर रहा होता है। थ्रस्ट हमेशा किस पर काम करेगा? किसी न किसी सरफेस पर काम करेगा। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ रखा हुआ, उसको ऐसे अपने थंब से हम ऐसे दबा दिए, तो ये जो मेरा थंब क्या कर रहा है? उस सरफेस के ऊपर थ्रस्ट लगा रहा है। उस सरफेस के ऊपर क्या लगाएगा? थ्रस्ट लगाएगा। ठीक है, अब फोर्स ही है एक तरह का थ्रस्ट, तो इसका SI यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन ही होगा। और प्रेशर, अब प्रेशर क्या होता है? अब अगर इसी थ्रस्ट को किसी स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर लगा दे, अगर हम ऐसे हाथ लेकर के इस पे ऐसे कर दे, तो ये क्या हो रहा है? ये मेरा हाथ इसके परपेंडिकुलर, तो ये थ्रस्ट है, और यहाँ पर जो एरिया उस पर ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बन जा रहा है? प्रेशर बन जा रहा है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब कितने एरिया पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का SI यूनिट होता है ऐसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन इसका SI यूनिट है पास्कल। ठीक है, साइंटिस्ट थे एक ब्लेज पास्कल, उनके नाम पर ही है ये। तो ये था डिफरेंस फोर्स में, थ्रस्ट में और प्रेशर में। प्रेशर समझ में आया? प्रेशर कितना था? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर हम लोग एरिया को बढ़ा दें, अब थोड़ा फोर्स के पीछे का फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ये इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इस डब्बे के ऊपर वजह से क्या हो रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। और कितने पे कितना? ये इस डब्बा का जो सरफेस एरिया होगा, उतना सरफेस एरिया कितना होगा? L × b। इस एरिया पर ही तो फोर्स लगा रहा होगा, तो ये थ्रस्ट बाय एरिया अगर हम लोग करेंगे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर इस डब्बे की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर मिल जाएगा हम लोग को। अब हम लोग समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो कि प्रेशर को डिस्टर्ब करता है। जैसे हम लोग देखें क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो प्रेशर भी ज्यादा फील करेगा। ठीक है, इसके विपरीत प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होगा? अगर किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और फोर्स उतना ही रखते हैं, ठीक है, एट कांस्टेंट फोर्स, एट कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स नहीं बढ़ाते और एरिया बढ़ा देते हैं, अब वो फोर्स क्या हो रहा है? ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। देखते हो स्कूल बैग का ऐसे स्ट्रिप जो होता है ऐसे चौड़ा सा होता है, क्यों होता है? क्योंकि एरिया बढ़ गया तो फोर्स कम लग रहा है, एरिया बढ़ा तो फोर्स उतना ही लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो जा रहा है। अगर उसको ऐसे पतला सा रस्सी बांध के ऐसे लेके घूम रहे हो तो क्या होता है? इधर उधर कट जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसीलिए क्या किया जाता है कि एरिया बढ़ा दिया जाता है स्ट्रैप्स का। ठीक है, तो क्यों ऐसा? क्योंकि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया घटेगा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? देखो नील, कभी कांटी ऐसे देखिए, कांटी क्या होता है? आगे से शार्प होता है। क्यों शार्प होता है? एरिया जितना कम, ठीक है, एरिया जितना कम, सेम फोर्स में उतना ज्यादा प्रेशर काम करेगा वो। अगर ये आगे से ऐसा रहता तब क्या होता है? इसको ऐसे वहां दीवार में ऐसे हैमर करने में बहुत दिक्कत होता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या एरिया बढ़ गया। तो सेम फोर्स में दोनों में अगर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा और इस पर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, तो ठोकने में किसको ज्यादा दिक्कत होगा? इसको ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए ऐसा नील बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड। तो ICC का ये सिलेबस है, CBSE में भी होगा ये सिलेबस। ठीक है, टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड कहने का मतलब क्या? फ्लूइड सबसे पहले समझते हैं बेसिक लैंग्वेज में, अगर कहें तो फ्लूइड क्या है? कोई भी चीज जो फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एयर, वाटर, उसके अलावा कोई भी चीज जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। तो प्रेशर इन फ्लूइड कहने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी जब किसी फ्लूइड के अंदर होता है तब वो कैसा प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तब उसके ऊपर कहाँ कहाँ से प्रेशर लग रहा होता है, क्या क्या फोर्सेस लग रहा होता है, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी जो फ्लूइड के अंदर जब किसी बॉडी को डालते हैं तो उसमें हर तरफ से, हर पॉइंट से क्या लग रहा होता है? प्रेशर लग रहा होता है। क्या दिया हुआ? फ्लूइड एंड गैसेस बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम सॉलिड, दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे क्या, एक डब्बा को हम ऐसे, सॉलिड वाला डब्बा को ऐसे रखे थे इसके ऊपर, तो ये क्या कर रहा था? सिर्फ नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर लगा रहा था। ये क्या लग रहा था? प्रेशर सिर्फ डाउनवर्ड लग रहा था। लेकिन जब इसी डब्बा को अगर हम एक ऐसा कंटेनर में रखते हैं जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, इसी डब्बा को एक ऐसा कंटेनर में रखते हैं इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तब इस डब्बे पर प्रेशर हर डायरेक्शन से लग रहा होता है। तब इस डब्बे पर प्रेशर हर डायरेक्शन से लग रहा होता है, ना कि सिर्फ डाउनवर्ड। ठीक है, प्रेशर एक्ट्स एवरीवेयर। ठीक है, अ फ्लूइड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन सरफेस, इट टचेस टॉप, बॉटम एंड साइड। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें कि जब इसको एक फ्लूइड के अंदर डाले, एक लिक्विड के अंदर डाले हम लोग, तब क्या हो रहा है कि ये हर पॉइंट पर, इसके हर सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है। क्या हो रहा है? इसके हर सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है।
इंस्पाइट ऑफ जब वो सॉलिड पे था तो क्या था, सिर्फ डाउनवर्ड, सिर्फ इसके नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर लग रहा था, बाकी सारा क्या था, फ्री सरफेस हो गया था। लेकिन फ्लूइड में जब डालते ये गैस हो चाहे ये हमारा लिक्विड हो, दोनों ही केसेस में ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखते हो देखो ये काम कैसे करता है, इसमें क्या क्या फैक्टर है, किस किस चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो चलो हम लोग समझते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड काम कैसे करता है और उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ भी है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी है, हम लोग को उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर हर तरफ से क्या लगेगा, हर तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा। ठीक है, हर तरफ से ये फ्लूइड के वजह से उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। अब ये फ्लूइड उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये फ्लूइड इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, एम जी के बराबर मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी के बराबर ही फोर्स लगा सकता है। जितना इस फ्लूइड का मास होगा उतना ही फोर्स लगाएगा। और एरिया कितना, जितना इसका एरिया है, इसका एरिया कितना, एल इंटू बी, इसका एरिया कितना, एल इंटू बी। ठीक है, तो एल इंटू बी यानी कि एरिया लिख देते हैं ब्रैकेट में एरिया। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग समझते हैं कि ये मास, फ्लूइड का मास निकालना उतना इजी हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम लोग क्या पता है, रो यानी कि डेंसिटी होता है, ये इससे रो से हम लोग डेंसिटी को डिनोट करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अगर यहाँ पर मास की जगह इस वैल्यू को इधर पुट कर दे एम की जगह, तो हम लोग क्या मिलेगा कि रो इंटू एल इंटू बी इंटू एच इंटू जी बाई एल इंटू बी। प्रेशर इन फ्लूइड्स को क्या मिलेगा, रो यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम इंटू जी। यहाँ से देखें तो एल इंटू बी को हम लोग कट कर देंगे। यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिला प्रेशर इन फ्लूइड के लिए, क्या है वो, रो जी एच। क्या है फार्मूला, रो जी एच, यानी कि रो यानी कि डेंसिटी है और जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच यानी कि डेप्थ। एच यानी कि डेप्थ का मतलब क्या हुआ कि ये वहां से कितने नीचे पर है, वहां से ये कितने फ्री, जो इसका सरफेस है, जो फ्री सरफेस है उससे कितने नीचे है, ये फ्री सरफेस से कितने नीचे है ये बॉडी जिसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि प्रेशर इन फ्लूइड वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने डेप्थ पर वो ऑब्जेक्ट है, दूसरा कि उस जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी कितना ज्यादा है, कि जिस फ्लूइड का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वो उस बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। सिमिलरली ऐसे ही कोई बॉडी लिक्विड के जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा उस पर प्रेशर बढ़ेगा। इसी वजह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत ज्यादा नीचे नहीं भेज सकते लिक्विड में। समुद्र में ही क्या होता है, डाइवर्स जब बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ पर जाते हैं तो एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं। अभी हाल ही में एक टाइटैनिक जो एक सबमरीन जैसा कैप्सूल था उसके साथ भी एक केस हुआ था। तो क्या हुआ था, वो लिक्विड में बहुत ज्यादा फ्लूइड में ऐसे सी में बहुत ज्यादा नीचे चला गया, इसका उसमें क्या इम्प्लोजन हो गया। इम्प्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन हम समझते हैं, एक्सप्लोजन क्या होता है, कोई चीज से फट जाता है बाहर की तरफ ऐसे बिखर जाता है। इम्प्लोजन में क्या होता है, कोई चीज से चिपट जाता है। क्यों चिपट गया, जब वो बहुत ज्यादा डेप्थ पर गया तो डेप्थ पर जाने की वजह से क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। जब वो बहुत डेप्थ पर गया तो वो क्या इम्प्लोड कर गया, चिपट गया ऐसे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, फ्लूइड में जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ने की वजह से ऐसे इम्प्लोजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है जैसे एयर। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बोले कि मान लेते हैं हम लोग का ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर हम लोग का अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पूरा एयर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हम लोग प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा, ये देखो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो एयर कॉलम बढ़ रहा है ना, एयर कॉलम बढ़ रहा है यानी कि उसका डेप्थ बढ़ रहा है। नीचे बढ़ते थे, ऊपर जाते तो डेप्थ कम होता है एयर कॉलम का। इसलिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर, जब पहाड़ पे अगर हम लोग चले जाते हैं तो पहाड़ पर क्या है, प्रेशर कम है। जब हम लोग पहाड़ पे जाते हैं, तुम सिंपल ऐसे समझो कि जैसे कि ये देखो कि ये अगर हम लोग का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हो गया हम लोग, ये हो गया हम लोग का अर्थ का सरफेस, ये मान लो एक पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से पूरा एयर कॉलम है, यहाँ से पूरा क्या एयर कॉलम, यहाँ से इधर तक नीचे तक। ठीक है, तो अगर तुम फ्री सरफेस से देखोगे तो जैसे जैसे नीचे जाओगे यहाँ पर एयर प्रेशर सबसे ज्यादा है। जो अर्थ का सरफेस है यहाँ पर जो प्रेशर ड्यू टू एयर क्या सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एयर कॉलम कम होते जा रहा है, एयर कॉलम कम हो रहा है तो उसका मास भी तो कम होते जाएगा ना। इस कारण से जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो
एयर का प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए जब माउंटेन्स एरिया में जाते हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम हो गया, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, तो क्या होगा, हम लोग का ब्लड प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। इसके वजह से क्या होता है, बहुत बार नोज ब्लीडिंग या नोजिया वाली फीलिंग, वॉमिटिंग वगैरह आना हो जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि प्रेशर इन फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो फ्लूइड में जो प्रेशर है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, कितने भी बॉडी का मास हो, ठीक है, उस पर ये प्रेशर में जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो मास से इंडिपेंडेंट है, उसको मास से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बायोन्सी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोन्सी। देखते हैं बायोन्सी क्या है। तो बायोन्सी एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है, हम लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, बाल्टी से पानी निकालते समय या कुआं से अगर पानी खींचे होगे तो देखे होगे, जब तक बाल्टी कुएं में पानी के अंदर होता है तो बहुत ईजिली ऊपर आ रहा होता है, लगता है अरे एक बाएं हाथ के खेल ऐसे खींच देंगे। लेकिन जैसे ही क्या होता है वो थोड़ा ऊपर आता है, जैसे ही पानी के लेवल से ऊपर होता है, अब आया ना भैया, अब उसके बाद डिफिकल्ट होता है निकालना। ठीक है, ये क्यों होता है, बायोन्सी की वजह से। तो बायोन्सी क्या है, बायोन्सी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। बायोन्सी क्या है, फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है। जब भी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डालते हैं, ठीक है, जब भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को पूरा या आधा, पार्शियली या फुली इमर्स करेंगे, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोन्ट फोर्स कहते हैं। बायोन्सी इस प्रॉपर्टी के नाम है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्स कर रहे हैं तो फ्लूइड उसमें ऊपर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग बायोन्सी। और वो जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं बायोन्ट फोर्स। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ये एक हम लोग का ब्लॉक है, इसको क्या किए हम, एक फ्लूइड के अंदर डाले। इस फ्लूइड में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है कितना, mg के बराबर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, mg के बराबर ये ब्लॉक जो है नीचे में फ्लूइड में नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जबकि ये जो फ्लूइड है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है कितना, बायोन्ट फोर्स। एक फोर्स है बायोन्ट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ ये लगा रहा है। ठीक है, इस पर ही डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में अगर बायोन्ट फोर्स ये वेट से उसका ज्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा। अगर जो ये बायोन्ट फोर्स है वो अगर mg से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, और अगर ये बायोन्ट फोर्स जो है वो mg से कम हो गया तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और अगर बराबर हो गया, अगर दोनों बराबर है तो वो पार्शियली फ्लोट करता है, ऐसे ऐसे जैसे अभी दिख रहा है उस स्टेट में रहेगा ये। ठीक है, mg दोनों बराबर हो गया तो भी फ्लोट ही करेगा। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कब कर रहा है, ऑब्जेक्ट सिंक कब कर रहा है, जब बायोन्ट फोर्स वेट से ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर जाएगा, जब बायोन्ट फोर्स वेट से कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब ये देखो बायोन्ट फोर्स आ गया था, बायोन्ट फोर्स हम लोग निकाल चुके थे, समझ चुके थे कि बायोन्ट फोर्स क्या होता है, बायोन्सी क्या होता है, लेकिन उस बायोन्ट फोर्स को कैलकुलेट करना हम लोग नहीं सीख पाए थे। ठीक है, तो उस बायोन्ट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आर्किमिडीज सर आए, वो उसके लिए एक तरीका बताया कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, when an object is fully or partially immersed in a fluid it experiences an upward force। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में पूरा या आधा इमर्स डूबा हुआ रहता है तो उसमें वो क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तुम अगर ऐसे पानी में कूद जाओगे तो क्या होगा, तुम सीधा डूब नहीं जाओगे, जब पानी में तुम डूबोगे तो क्या होगा, एक बार तुम कुछ टाइम तुम ऊपर भी आओगे, कि तुम भी क्या एक्सपीरियंस करोगे, एक ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करोगे। अगर कभी पानी में या पूल में गए होगे तो ऐसे नीचे डूबने की कोशिश करना, क्या होगा, जब तुम नीचे डूबने की कोशिश करोगे तुमको लगेगा कि कोई फोर्स है तुमको ऊपर भेज रहा है। ठीक है, तो वो कोई अननेचुरल फोर्स नहीं है, वो क्या है, बायोन्ट फोर्स है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लूइड में पूरा डूबता है या आधा डूबता है तो उसमें वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोन्ट फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो क्या होता है, आगे की लाइन में वो समझते हैं। विच इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब तुम जब पानी में कूदे तो पानी में जगह बना, तुम फ्लूइड को डिस्प्लेस किए, तो तुम जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किए उस फ्लूइड के वेट के बराबर ही फोर्स तुम ऊपर की तरफ एक्सपीरियंस करोगे। मान लो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम कूदे पानी में, ठीक है, ये पानी में तुम कूदे, तो पानी में कूदने की वजह से तुम जितना पानी को ऐसे से इधर डिस्प्लेस किए, जितना फ्लूइड को तुम डिस्प्लेस किए, उतना ही फ्लूइड, जितना फ्लूइड तुम डिस्प्लेस किए उसके वेट के बराबर ही अपवर्ड फोर्स तुम एक्सपीरियंस करोगे। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मान लो पत्थर है, ठीक है, यहाँ पर एक पत्थर है, यहाँ पर एक पाइप, एकदम वाटर लेवल पर ही एक पाइप लगाओ, यहाँ पर एक बर्तन में उसको हम जमा करेंगे। ठीक है, जैसे ही पत्थर डाले, ये पत्थर ऐसे नीचे गया, पानी का लेवल ऊपर आया, ये पानी इधर आके जमा हो गया, तो इस पानी का वेट मेजर कर लेंगे हम लोग।
तो ये पत्थर जितना पानी डिस्प्लेस किया उसका वेट हम निकाल लिए और उसी वेट के बराबर ये बायोन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब लेकिन हर जगह ऐसा टेक्निक यूज करना पॉसिबल तो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूलाज लगाएंगे, कुछ फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, बायोन फोर्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। समझते हैं इसको कैसे काम करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। याद रखना कि ऑब्जेक्ट का जितना हिस्सा, जितना वॉल्यूम डूबा रहेगा उसके वजह उसको ही हम लोग लेते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट किसी बॉडी का जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है उतना वॉल्यूम के ही बेसिस पर हम लोग बायोन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जितना फ्लूइड, जितना बॉडी का जितना पार्ट, जितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर होगा उतना ही पार्ट तो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा ना। ठीक है, अब मान के देखो ये बॉडी जितना, इस बॉडी का जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ठीक है, जितना वॉल्यूम होगा इस बॉडी का उतना ही तो ये फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। इज इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट इज इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो तुम पानी में कूदोगे तो तुम कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करोगे, जितना तुम्हारा वॉल्यूम होगा उतना ही फ्लूइड को तुम डिस्प्लेस करोगे। ठीक है, तो उतना उस फ्लूइड का मास कितना होगा, मास सॉरी वेट निकालना ना, तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। दूसरा चीज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यही दो चीज तो जानना है हम लोग को, बाकी सब चीज तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, देखो अब फिर से एक बार में समझते हैं क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एनी ऑब्जेक्ट विच इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये जो बायोन फोर्स है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये जो बायोन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, जितना फ्लूइड को वो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है उसके वेट के बराबर ही बायोन फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड कितना हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी, यही होगा। अब मास ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्या होगा, इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर, तो लिख देते हैं वी बी। ठीक है, तो मास इक्वल क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो यहां से अगर हम लोग फार्मूला निकालना चाहेंगे बायोन फोर्स का, जो कि क्या है, बायोन फोर्स का जो कि क्या है, मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी। मास के लिए फार्मूला मेरे पास क्या है, रो इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। यही फार्मूला होता है बायोन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी फ्लूइड का जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा बायोन फोर्स लगाएगा, जितना ज़्यादा बॉडी का वॉल्यूम पानी में इमर्स्ड होगा उतना ज़्यादा उस पर बायोन फोर्स लगेगा, जितना कम बॉडी का पार्ट इमर्स होगा उतना कम उसमें बायोन फोर्स लगेगा, और जी का वैल्यू तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है, इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशंस क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग कि शिप्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा शिप होता है, वो भी क्या, एक पतला सा नीडल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये सब पानी में डूब जा रहे हैं। कैसे ये स्टाइलस को पानी में फेंक देंगे डूब जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सा शिप पानी में डूब नहीं रहा है। क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि जब ये शिप जब बनाते हैं ना, ये ऐसा शिप जो होता है उसमें बहुत सारा खाली स्पेस यहाँ छोड़ देते हैं। खाली स्पेस छोड़ देने का कारण क्या हुआ कि उसका खाली स्पेस छोड़ देने का कारण क्या, कि उसका वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम बढ़ेगा क्या होगा, डेंसिटी क्या हो, उस ऑब्जेक्ट का थोड़ा कम हो जाए, वो जो शिप है उसका डेंसिटी कम हो और साथ में उसका वॉल्यूम बढ़े। इस कारण से क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और डूबेगा नहीं। ठीक है, दूसरा सबमरीन। सबमरीन में इसी बायोन फोर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी के नीचे या ऊपर लेकर के आते हैं। अब क्या होता है, सबमरीन में चारों तरफ वैकेंट स्पेस रहता है, उसमें फ्लूइड ऐसे भरता है, तो फ्लूइड भरा तो क्या हो गया, उसका वेट बढ़ गया, mg बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, नीचे डूबने लगता है। जैसे जैसे फ्लूइड को बाहर निकाले वेट कम हुआ, वो ऊपर आने लगता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा पता होगा, जो किसी ऑब्जेक्ट में ऐसा एनर्जी जो उसके पोजीशन की वजह से आता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन की वजह से या अपने रेस्ट में होने के बावजूद अपने पोजीशन, शेप, साइज की वजह से जो एनर्जी को पोजेस करता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या। अगर वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वो क्या गेन करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो यहाँ पर एक डब्बा था, ठीक है, इस डब्बे को आए यहाँ से हम हाथ लेके ऐसे पकड़े और उठा के यहाँ ले आए, उठा कहाँ ले आए, यहाँ से हम इसको कहाँ ले गए, यहाँ ले गए। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा हमको, और वो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा ना। जो वर्क डन किया हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन क्या होगा, ग्रेविटी से अगेंस्ट होगा। तो जब हम वर्क डन इसको यहाँ से यहाँ ले गए, जितना एनर्जी हम दिए उतना ही एनर्जी ये क्या किया, पोजेस किया, उतना ही एनर्जी ये स्टोर किया। तो इसके पास कितना एनर्जी होगा, जितना हम वर्क डन किए, ठीक है। तो जितना वर्क डन किए उतना ही इसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। इसके पास कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यू से। जितना वर्क डन हम क्या किए, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में किए, इस हाइट तक ले जाने में किए, उतना ही इसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि जितना एनर्जी हम इसको दिए उतना ही एनर्जी तो इसके पास होगा। जब इस पे हम वर्क करके ऐसे ऊपर ले गए तो उसको क्या दिए, हम एनर्जी दिए। मेरा एनर्जी खर्च हो गया किसके पास, इसके पास। उसी एनर्जी को तो ये स्टोर किया, पोजेस किया, ठीक है। तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जितना हम वर्क डन किए। हम कितना वर्क डन किए, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। फोर्स हम कितना लगाएंगे, जितना उसका वेट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हम, h के बराबर, ठीक है। और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट था, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना बचेगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना बचेगा, इसके अगेंस्ट के फोर्स निगेटिव था ना, तो -mgh, इतना ही इसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। क्या रहेगा इसके पास, इतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा फार्मूला अगर हम लोग इस हिसाब से देखें, अगर हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले फार्मूला के हिसाब से देखें, तो हम लोग क्या पता है कि u इक्वल टू कितना होगा, -f इंटू जो डिस्टेंस है या r मान लेते हैं हम लोग। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, g इंटू m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर इंटू r करेंगे तो ये r कट जाएगा। तो दूसरा फार्मूला मेरे पास क्या है, दूसरा फार्मूला मेरे पास है u इज इक्वल टू -g m1 m2 बाय r। ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ये निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्क डन किसके अगेंस्ट करें हम लोग। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है, तो इसको हम लोग को निगेटिव ही लेना होगा, ठीक है। और क्या यहाँ पर, द हाइयर एन ऑब्जेक्ट इज द मोर पोटेंशियल एनर्जी इट हैज। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा ऊंचाई पर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर h, ये h देख पा रहे हो, ये हाइट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट जितना नीचे आएगा उतना कम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। हाइट भी तो होना चाहिए, जितना ऊंचाई पर ले जाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन, यानी कि उतना ज्यादा एनर्जी वो पोजेस कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हम लोग डेंसिटी पढ़ चुके हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को हम वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, उसका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये डेंसिटी है, तो क्या हो जाएगा, उसका मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा उसका डेंसिटी। अब यहाँ पर एक और टर्म आ रहा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी का जो डेंसिटी है उसको अगर हम वाटर के डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी पता होने से क्या फायदा है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी पता होने से यह फायदा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज्यादा है तो समझ जाना वो क्या करेगा, पानी में सिंक कर जाएगा, वाटर में सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो क्या होगा, वो पानी पर फ्लोट करेगा। रिलेटिव डेंसिटी पता होने की वजह से क्या होता है, हम लोग इजीली डेंसिटी सबका कंपेयर कर पाते हैं। जितना भी तरह का मटेरियल्स है सबके डेंसिटी को हम लोग इजीली कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर के कंपैरिजन उसको हम लोग ले रहे हैं तो क्या वाटर सबसे ज़्यादा अबंडेंस चीज़ है हमारे पास अभी फिलहाल, तो बाकी एलिमेंट के हिसाब से देखिए अगर हम लोग तो यहाँ पर क्या होता है कि जब
हम लोग वाटर के साथ उसका रेशियो निकालते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, उस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी, उस जो भी वो पार्टिकल है, जो भी वो एलिमेंट है, जो भी वो कंपाउंड है, उसका रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है। रिलेटिव डेंसिटी पता होने से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वो फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। साथ ही साथ हम लोग को कंपैरिजन इजी हो जाता है, किसी भी दो एलिमेंट की डेंसिटी को कंपेयर करना है तो दोनों के रिलेटिव डेंसिटी को कंपेयर कर लेंगे, पता चल जाएगा कौन ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, फार्मूला वहां पर देख लिया होगा आप लोगों ने। फार्मूला क्या था वहां पे, रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है हमारे पास यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कैलकुलेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास सारा वैल्यूज दिया हुआ है, मान लो हम लोग सन और अर्थ के बीच में निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, दोनों का मास पता है हमको, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो फार्मूला लगा करके इन दोनों के बीच का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकल रहा है। ठीक है, सिमिलरली वैसे मून पे क्या वेट होगा, या एल्टीट्यूड, ठीक है, ग्रेविटी अलग अलग हाइट पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, ये सब क्वेश्चन लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, सॉल्व करने के काम आएगा, प्रैक्टिस की ये काम आएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या था, यूनिवर्सल फार्मूला फॉर जो ग्रेविटेशन है, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला वेट के लिए, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, हाँ, किसी भी सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G इंटू m बाई आर स्क्वायर। ये क्या, कौन सा जी, स्मॉल जी, ये अर्थ के लिए बात हो रहा है, या किसी दूसरे अर्थ या दूसरे प्लैनेट के लिए ये बात हो रहा है। किसी सरफेस पर, किसी सरफेस के साथ अगर कोई बॉडी है तो वहां पर उस बॉडी का मास तो mg वाले के साथ कट जाता है, तो g इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू m, उस बॉडी, उस जो सरफेस है, जिस चीज का वो सरफेस है, यहाँ पर उसका मास का बात हो रहा है। प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो फार्मूला, माइनस जी एम एम बाई आर, और एक फार्मूला क्या, माइनस एम जी एच। ठीक है, माइनस एम जी एच। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यही ये सारे जो भी थे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये सब हम लोग देख लिए। कुछ कांस्टेंट्स वगैरह है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कांस्टेंट देखे, यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फोर्स दैट एक्ट बिटवीन, हम लोग क्या समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो बॉडी इसके पास मास है उन दोनों के बीच में वर्क करेगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये वो कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर जगह, पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगा, इसका वैल्यू हर जगह काम करेगा। फिर ये एक वेरिएबल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हाइट, डेप्थ, सरफेस, लैटिट्यूड, ये सब और अलग अलग स्पेस पर ये वेरी करता है, इसका वैल्यू हर जगह पर चेंज होगा। वेट, वेट यानी क्या, मास इंटू जी, एम इंटू जी, तो इसका जी का वैल्यू अगर हर जगह चेंज हो रहा है तो वेट भी हर जगह चेंज होगा। उसके बाद हम लोग देखें आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कैसे करता है, सिंक कैसे करता है, अगर उस पर कितना ज़्यादा बायोन फोर्स लग रहा है, क्या मैग्नीट्यूड है बायोन फोर्स का, ये सारा कुछ हम लोग देखे। फ्री फॉल देखे हम लोग। ठीक है, तो आई होप कि इतना कुछ समझ आया होगा। जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी हम लोग दूसरा वीडियोस लेकर के भी आएंगे और जो भी आप लोगों को डाउट होगा उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।